नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऐप में अपने हर मंडे टेस्ट होता है और आई होप कि आप रेगुलर टेस्ट अटेम्प्ट करते आ रहे हैं। यदि टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। जाइए अभी डिस्क्रिप्शन में और रहिए तैयार। नेक्स्ट मंडे से आप भी टेस्ट अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए। यदि टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तब भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए तब भी ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में 25 क्वेश्चन है और हम आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके विस्तार से समझाएंगे इसका उत्तर क्यों और कैसे आया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और काफ़ी अच्छे लगेंगे। लास्ट तक देखना। यदि क्वेश्चन पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हमारे चैनल पर आप नए हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे बहुत उम्मीदें रखता हूं। प्लीज़ चैनल को आगे बढ़ाइए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों, ये हमारा टेस्ट नंबर 23 था। हर मंडे टेस्ट होता है 9 बजे से 5 बजे तक, तो ज़रूर आप इसे अटेम्प्ट करें। जब भी आपको वक्त मिले अपना वक्त थोड़ा सा इस टेस्ट को ज़रूर देवें। आइए हम आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। मैं आपसे बड़ी उम्मीद रखता हूं भाई लाइक और कमेंट्स की, साथ ही आपके स्कोर की भी। तो कमेंट करके आपका स्कोर ज़रूर। तो लीजिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने कि निम्न में से कौन सा 5S कैटेगरी में शामिल नहीं है। देखो यार, आजकल तो इसका और भी अलग तरीके से क्वेश्चन आने लग गया। ये तक पूछा जाने लग गया है कि 5S कैटेगरी का फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। तो प्लीज़ आप जाइए थ्योरी की क्लास देखें, मैंने इस पर कंप्लीट क्लास आपको दी हुई है। 5S है और इन 500S का मतलब क्या है ये मैंने डिटेल से आपको बताया। हालांकि आजकल तो इसका जैपनीज़ में क्या रिवर्स बनता है वो भी पूछे जाने लग गए हैं, तो इस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा जल्दी। देखो 5S कैटेगरी में क्या है, शॉर्ट होता है, साइन होता है, सस्टेन होता है, स्टैंडर्डाइज होता है और कौन सा रह गया, सेट इन ऑर्डर होता है। 5 होते हैं। स्टार्ट जो है ना, ये 5S कैटेगरी में शामिल नहीं होता है। आपको इसका ए उत्तर करना था। ठीक है, चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल पूछ रहा है कि एक ओपन सर्किट में वोल्टेज कितनी होती है। तो हम सब जानते हैं कि एक ओपन सर्किट में मैक्सिमम वोल्टेज होती है। मैक्सिमम का मतलब, अब यहाँ अनंत नहीं कर सकती, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि खुले परिपथ में सर्किट काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, लोड काम नहीं कर रहा होता है, और जब लोड काम नहीं करेगा तो वोल्टेज कहीं भी ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अच्छा, इसका दूसरा ऑप्शन भी बनता है, और दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। आप ये भी ऑप्शन कर सकते हैं। अभी आपको सी ऑप्शन करना था, मैक्सिमम होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस लैंप की रनिंग कॉस्ट न्यूनतम है। परिचालन लागत जो है ना वो बाकी सभी से कंपेरेटिवली कम होती है। तो किसकी होती है भाई, बहुत सिंपल है, फ्लोरेसेंट लैंप आएगा। और अभी पंजाब लाइनमैन में भी ये पूछा था, मैंने वीडियो भी डाला था। टेस्ट में क्वेश्चन इसीलिए दिया है, पता लगे कि वीडियो कौन कौन देखते हैं। जो बच्चे देखते हैं उनका तो सही होगा। देखो, इनकैंडिसेंट लैंप का प्रारंभिक लागत कम है, रनिंग लागत ज़्यादा है। लैंप 10 रुपये का ही आ जाता है, लेकिन चलता है तो शक्ति खपत बहुत करता है। मरकरी वेपर और सोडियम वेपर आते भी महंगे, बाद में भी कंजप्शन ज़्यादा होता है। फ्लोरेसेंट लैंप क्या है कि इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी महंगी होती है, रनिंग में ये कोई ज़्यादा कंजप्शन नहीं करवाता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है भाई, और ये आपसे पूछ रहा है डीसी के समांतर जनरेटरों के बारे में। ये कह रहा है कि समांतर परिचालन करना है आपको जनरेटरों में, आप किस जनरेटर को प्रेफर करोगे, यानी संस्तुत कौन सा किया जाता है। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी डीसी जनरेटरों को समांतर में ऑपरेट करना हो तो कहते हैं कि मोस्ट सूटेबल जनरेटर जो है वो शंट जनरेटर माने जाते हैं। इन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है जब भी समांतर में जोड़ना हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला सवाल आपकी सर्किट स्क्रीन पर है कि हाई फ्रिक्वेंसी पर कैपेसिटर किस रूप में कार्य करता है। देखो, हम सब जानते हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, जिसको हम XC से दर्शाते हैं, है ना। और XC जो है ये फ्रिक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना ही कम होगा।
मतलब हायर द फ्रीक्वेंसी लोअर द रिएक्टेंस, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो विरोध शून्य होता जाएगा और फाइनली एक्स जीरो यानी प्रतिरोध जीरो। और जीरो रेजिस्टेंस किसका माना जाता है? शॉर्ट सर्किट का। कहते हैं कि उच्च फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह और इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसी तरह से रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है। अपोजिट क्वेश्चन क्या बनेगा? अपोजिट क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर लोअर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, निम्न फ्रीक्वेंसी की, तो निम्न फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट की तरह और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। दोनों को याद रखिएगा, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि एक क्रिस्टल डायोड में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? क्रिस्टल संरचना अपने डायोड जो होते हैं ना, सेमीकंडक्टर पी और एन जो सिलिकॉन जर्मेनियम से बनते हैं, इसको क्रिस्टल डायोड ही कहा जाता है। और एक साधारण डायोड में एक पीएन जंक्शन होता है। वो कौन सा डायोड है जिसमें 0 पीएन जंक्शन होते हैं? शॉर्ट की डायोड है। बाकी कोई डायोड ऐसा नहीं है जिसमें 2 जंक्शन होते हो, डायोड में हमेशा एक ही होता है। ट्रांजिस्टरों में एक जंक्शन भी हो सकता है, 2 जंक्शन भी हो सकते हैं, 3 जंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यूजेटी में 1, बीजेटी में 2, एससीआर में 3। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और सवाल है कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? आई थिंक बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया था। वास्तव में फ्लिप फ्लॉप 1 बिट मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। डिजिटल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना इसका काम होता है और ये इन्फॉर्मेशन को 1 बिट के रूप में स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल, हमें मान लीजिए कि टेक्नीशियन शब्द लिखना था और इसके टैग शब्द जो है, इसको लिखने के लिए इसको 10110 ये 5 बिट लगे। इसका मतलब है कि इस टैग शब्द को लिखने में 5 फ्लिप फ्लॉपों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, याद जरूर रखना। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं, पेपर में क्वेश्चन आते भी हैं। अगला क्वेश्चन, बिना फिल्टर के एक रेक्टिफायर की आउटपुट कैसी होगी? हम सब जानते हैं बिना फिल्टर के रेक्टिफायर कैसी आउटपुट देगा? बहुत सिंपल है ना, ये तो पल्सेटिंग डीसी होती है। फिर हमें क्या करना होता है? फिल्टर सर्किट का यूज करना होता है। उसके बाद जो हमें मिलती है वो कौन सी होती है? स्मूथ डीसी कहलाती है वो। ठीक है, शुद्ध डीसी या स्मूथ डीसी उसको बोला जाता है। सी ऑप्शन सही हो रहा है, किया भी होगा। खैर आपने, इस तरह के क्वेश्चन तो होने ही थे, सब इंटेलिजेंट हो। ठीक है, और लाइक शेयर के लिए तो बार बार बोलूँगा नहीं, प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, चैनल दोस्तों तक जाएगा तो ही आगे बढ़ेगा। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एक अल्टरनेटर का प्रकार है? अल्टरनेटर होते हैं वैसे ओवरऑल 5 प्रकार के, और अगर यहाँ पर हम देखें तो रोटेटिंग पार्ट के आधार पर दिया हुआ है। रोटेटिंग पार्ट के आधार पर होता है 2 तरह का, रोटेटिंग आर्मेचर, रोटेटिंग फील्ड। डी उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा एक्साइटेशन के आधार पर होता है सेल्फ एक्साइट, सेपरेट एक्साइट। फेजों के आधार पर होता है सिंगल फेज, पॉलीफेज। रोटर के आधार पर होता है सेलिएंट पोल रोटर, सिलेंड्रिकल पोल रोटर। तो ये तो क्लासेज आप देखेंगे तो याद हो ही जाएगा, सबको पता ही होगा, खैर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और दोस्तों ये है सिंक्रोनस मोटर का क्वेश्चन। भैया क्या पूछ रहा है आपसे? ये सवाल पूछ रहा है कि नियत वोल्टेज, नियत भार पर एक सिंक्रोनस मोटर की आर्मेचर करंट और एक्साइटेशन करंट के बीच जो संबंध दर्शाता है वो नियम कौन सा है, या वो ग्राफ क्या कहलाता है? बहुत सिंपल है, आई ए वर्सेज आई एफ के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। इसको वी कर्व कहा जाता है। इसी तरह से इन्वर्टेड वी कर्व भी होता है या एंटी वी कर्व भी होता है। वो ये बताता है कि पावर फैक्टर कैसा था एक्साइटेशन करंट के साथ साथ। ठीक है, तो ये ठीक है टॉपिक, इसको ज़रूर ध्यान रखना। और 11वां क्वेश्चन वायरिंग ऐसे सीरीज वाले टॉपिक में से है। ठीक है ना, और है काफ़ी अच्छा भैया। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? तारों के सिरों को पहचानने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तार जो टर्मिनल्स एंड होती है ना, जैसे मान लो ये टर्मिनल हमें कसना है पैनल बोर्ड में, तो इस टर्मिनल्स के यहाँ पर है ना, अपने प्लांट में तो जो है वो येलो कलर के और सारे पीवीसी के ही है, फेरूल बोलते हैं इनको। इनमें नंबरिंग या मार्किंग होती है, उससे पता लग जाता है कि
कौन सी तार है, और इससे बहुत जल्दी इंडिकेट हो जाता है। 2 किलोमीटर दूर फील्ड लगा हुआ है कोई, मान लो 2 किलोमीटर दूर पैनल है, दोनों के बीच में चीज़ों को चेक करना है ना, तो वहाँ से हम तार खोल करके आते हैं, यहाँ आते सीधा पकड़ लेते हैं कि हाँ ये वायर था, फॉल्ट जल्दी पकड़ में आता है। क्रिम्पिंग टूल लग और थिम्बल क्लैंप करने के काम आता है। स्लीव पीवीसी की होती है, जॉइंट के ऊपर डालने के काम आती है। रेसवेज आयताकार बॉक्स होता है जो तारों को डालने के लिए होता है, जैसे पीवीसी में कैसिंग कैपिंग में कैसिंग होती है ना, रेसवे वैसा होता है। अगला क्वेश्चन, परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? देखो वैसे तो ऑन ऑफ करने के लिए स्विच काम में लेते हैं, स्विच नहीं हो तो सर्किट ब्रेकर बोल सकते हो, लेकिन इनके अलावा एक और भी है, और वो है कॉन्टेक्टर। जो पिकअप होता है, ड्रॉप होता है, तो सर्किट ऑफ ऑन होता है। भी मोटर ऑन कब होती है? जब कॉन्टेक्टर पिकअप होता है, कॉन्टेक्टर ड्रॉप होता है तो मोटर ऑफ हो जाती है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वितरण और प्रसारण के संयुक्त नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो ये तो मैंने कई बार करवाया था। जो पावर ग्रिड होता है ना, वितरण और प्रसारण दोनों को मिलाने से जो बनता है उसी का नाम पावर ग्रिड है। अगला क्वेश्चन पूछा, वायरिंग की ट्री प्रणाली किसके लिए उपयुक्त है? मल्टी स्टोर बिल्डिंग आएगा, ये तो मैंने कई बार आपको पहले भी करवाया है। बहुमंजिला इमारत जो होती है ना, कहते हैं कि उसमें ट्री प्रणाली ही मोस्ट सूटेबल रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समान प्रेरण भार पर स्टार में शक्ति डेल्टा की तुलना में कितनी होती है? मतलब क्या करें, इंडक्टिव लोड है, सब कुछ सेम है, लेकिन डेल्टा में जितना लिया था उससे अगर तुलना करें तो स्टार में कितना होगा? तो 1/3 होता है। मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टार और डेल्टा में क्या है कि पावर कंजप्शन का फॉर्मूला सेम होता है, √3 VLIL cos phi। लाइन वोल्टेज √3 cos phi सब सेम होते हैं, लेकिन स्टार की अपेक्षा डेल्टा में करंट जो है ना वो 3 गुना अधिक होती है। मतलब मोटर स्टार में अगर 10 एम्पीयर करंट ले रही तो डेल्टा में 30 एम्पीयर करंट लेगी, तो पावर कंजप्शन भी 3 गुना ज़्यादा हो गया। तो स्टार में फिर कितना हो गया? 1/3। अब ये डेल्टा की अपेक्षा स्टार का पहुँच रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिंदर डायोड की शक्ति खपत किस तरह की होती है? जिंदर डायोड इस तरह से कंजप्शन कराता है कि ज़्यादातर लोड को पावर डिलीवर करता है। वो लोड को जितनी करंट की ज़रूरत होती है देता रहता है, फिर खुद में से करंट नहीं निकलती। पावर कंजप्शन या तो V/I से होता है या फिर I²/R से होता है। जिंदर डायोड करंट में क्या होता है कि ये करंट को कम ज़्यादा करके वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। भाई इसका उपयोग हम सब जानते हैं ना, नियत आउटपुट वोल्टेज इसका काम है। तो ये इसके लिए क्या करता है? अपनी धारा को परिवर्तित करता है। तो कहते हैं कि जब एक जिंदर डायोड में लोड करंट 0 हो ना, तो उस समय जिंदर में करंट मैक्सिमम चलती है, सो शक्ति भी उस समय मैक्सिमम होगी जिंदर डायोड में खुद में जो कंजप्शन होगी, क्योंकि पावर कंजप्शन V/I मानते हैं हम। और जब लोड करंट 0 है, IL 0 है, तो टोटल करंट IZ हो गई। उस समय केवल जिंदर डायोड में धारा चल रही है, इसलिए बी उत्तर हो जाएगा अधिकतम जब बाहर धारा 0 हो, क्योंकि उस समय सारी करंट जिंदर डायोड में से चल रही है। स्टेपर मोटर का उपयोग क्या है? वहीं यूज होगा जहां रुक रुक के गति करता हो, और कौन करता है भाई? फैक्स मशीन। कोयल वाइंडर, कंप्रेसर, लिफ्ट, क्रेन, होइस्ट, ये सब कंटिन्यू चलते हैं, जबकि फैक्स मशीन जो है ये रुक रुक कर चलती है, इसलिए फैक्स मशीन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना ये कहता है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार सर्विस लाइन जो होती है ना, उसकी टेपिंग आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। कहाँ से नहीं करनी चाहिए भाई? मध्य भाग से कभी टेपिंग नहीं करनी चाहिए। लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ से निकाल दो, टर्मिनेशन बने हुए वहाँ से निकाल दो, इंसुलेटर के पास से ले लो, लेकिन तार के बीच में से कभी नहीं लेना चाहिए, ऐसा मानना होता है। ये उत्तर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है परिपथ में कुल शक्ति खपत 12 वाट है, 4 प्रतिरोध सीरीज में एक समान मान के लगे हुए हैं, प्रत्येक प्रतिरोध की शक्ति खपत कितनी कितनी होगी? देखो भाई समान मान के चारों यार टोटल 12 वाट हुई है ना, तो 12/4 कर दो, प्रत्येक 3-3 वाट का कंजप्शन करवा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है ये तो। अगर चारों समांतर में भी होते ना तब भी उत्तर 3 वाट ही आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ तो, क्योंकि हमें तो दिया है उसने।
वो अगर रेटिंग के हिसाब से कम या ज़्यादा करना होता ना फिर अलग उत्तर आता, लेकिन अभी नहीं आएगा, अभी तो वही रहेगा। आगे देखो भाई, क्वेश्चन पूछा CRO प्राथमिक रूप से क्या है। तो CRO वास्तव में एक वोल्टमीटर ही होता है भाई, क्योंकि हम इससे AC/DC वोल्टेज भी नाप सकते हैं। हालांकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी मापा जाता है, बट जनरली कहते हैं कि CRO एक वोल्टमीटर की भांति होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे ज़्यादा किस बात पर टिकी होती है। वो कोर लॉस पर टिकी होती है भाई, यानी लोहे हानियों पर टिकी होती है। जो आयरन लॉस होता है ना, उस बात पर होती है। आयरन लॉस जिस तरह का होगा दक्षता उसी के अनुसार होगी, क्योंकि कॉपर लॉस तो देखो भार के आधार पर बदलना ही है। ठीक है, बी उत्तर करना था। और अगला क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल है, आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ बैटरी इन गिवन सर्किट। दिए गए परिपथ में बैटरी की वोल्टेज पूछी है। 4 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हैं और इनमें चलने वाली करंट दिखाई है 0.5 एम्पियर। देखो भाई 10 और 15 25 और 10 35 और 5 40। 40 ओम का रेजिस्टेंस है, 0.5 एम्पियर करंट चल रही है, इसका मतलब वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट। बहुत ही सिंपल सा है ना ये तो। उम्मीद करता हूँ कि आपसे भी सही होगा ये तो। ए उत्तर बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर दे दिया मैंने न्यूमेरिकल। क्या पूछा कि परिपथ में करंट कितनी प्रवाहित होगी बताओ। धारा पूछी है, 100 वोल्ट है और चारों 100 ओम के रेजिस्टेंस है, तो 100/400 हो गया ना, 1/4 एम्पियर करंट हो गई। और 1/4 का मतलब है 0.25 एम्पियर। बहुत ही सिंपल सा है ये तो। उम्मीद करता हूँ कि आपका सही होना ही चाहिए। आगे देखो भाई, 3 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है, मोटर की गति बताओ। NS बराबर F × 120 बटा पोल करना है। फ्रिक्वेंसी 50 है, पोल 3 है, उत्तर आएगा भाई 1200 RPM। ठीक है दोस्तों, डी उत्तर रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप का गलनांक कितना है। तो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टंगस्टन का। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो चलिए दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन। आपका स्कोर कितना रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड ज़रूर करना।